गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली वो वक्त आ गया आर्थिक ग्रुप ट्यूशन की तरफ से हम आपकी 12वीं के ओसीएम के सफ़र को आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब से आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। आर्थिक ग्रुप ट्यूशन की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ओसीएम सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे, उसके कवर पेज अगर उसके टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो आपको थोड़े से अंदर से चैप्टर के इंट्रोडक्शंस मिल जाएंगे कि मैनेजमेंट रिलेटेड बात होगी, सीएसआर रिलेटेड बात होगी। उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा ये पेज जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं। और वो पेज ये है, पेज नंबर 2। क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके दम पे हमारा देश चल रहा है, जिसके प्रिंसिपल्स पे हमारा देश चल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको ड्राफ्ट करने में हमें 2 साल से ज्यादा का वक्त गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे कहा जाता है, इतने ज्यादा टाइम चले गए। 26 नवंबर 1949 के दिन फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के रेडी हुआ। और उसके चैप्टर नंबर 4 के ए पार्ट में हमें बताया गया है, अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बनते हैं। क्या बनते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने 10th पास कर लिया, हमने 12th पास कर लिया, यहाँ तक कि बच्चे आजकल TY पास कर लेते हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता होता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे क्या क्या ड्यूटीज बनते हैं। चलिए आज इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। आज का लेक्चर इसी के लिए डेडिकेटेड है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पे हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। जो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे दिया है सर? आर्टिकल 51A के अंदर। बोलिए किसके अंदर दिया गया है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आर्टिकल 51A के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर। ठीक है, ये नॉलेज के लिए जस्ट याद रखिएगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसके हैं? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं। सर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी? तो ABCD यहाँ से स्टार्ट होते 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 कहाँ तक खत्म होता है? K तक खत्म होता है। चलिए एक एक ड्यूटीज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। आप भी पढ़िएगा मेरे साथ, मन में पढ़िएगा, फिर मैं आपको एक एक अच्छे से बता देता हूँ शॉर्टकट में कि क्या क्या हमारी ड्यूटीज बनती है। पहले ड्यूटीज की तरफ चलते हैं। तो आपको लिखा गया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो सबसे पहले ड्यूटीज जो हम सब लोग करते हैं, ऑलमोस्ट सब के सब करते हैं, कि हमारा ये काम है हमारे इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल एंथम है, उसके रिस्पेक्ट करना सबसे पहले ड्यूटीज हमारी बनती है। और ऑलमोस्ट सब लोग ये ड्यूटी कंप्लीट करते ही हैं। सेकेंड ड्यूटी पे अगर हम लोग फोकस करें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड एंड नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। तो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे 1947 के पहले, जो हमको आजादी दिलाने में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, आप महात्मा गांधी सर की बात कर लो, आप भगत सिंह की बात कर लो, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू सर की बात कर लीजिए, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सर की बात कर लीजिए, अब्दुल कलाम सर की बात कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद सर की बात कर लीजिए, राजगुरु की बात कर लीजिए, जितने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी आइडियल्स थे, उनको उनकी रिस्पेक्ट करना और उनको फॉलो करना, ये भी हमारी ड्यूटीज में आता है। चलिए थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमेशा हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काम करना है, यूनिटी के लिए काम करना है, और हमेशा ये याद रखना है हमें हमारे इंडिया की रिस्पेक्ट करनी है, उसके इंटीग्रिटी पे हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते रहना है उसको। चलिए पॉइंट नंबर 4 में आपकी ड्यूटीज में आपको बताया गया है सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो हर कोई रेडी रहता है हमेशा। पॉइंट नंबर D, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कभी भी हमारे इंडिया में ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है कि इंडिया को अपने देश के सिटीजन्स की जरूरत पड़ रही है, वॉर जैसे सिचुएशन आ गए सर, क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम आ गई सर, कहीं पे बहुत ज्यादा सुनामी आ गई, वहां पे लोगों की जरूरत है, देश को जरूरत है आपकी, तो आप हमेशा रेडी रहेंगे। आपकी ये ड्यूटी है कि आप देश की सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है। और पॉइंट नंबर E में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रदरहुड पे आपको फोकस करने का है। भले हमारे इंडिया में रिलीजियस अलग अलग लोग रहते हैं सर, लिंग्विस्टिक हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश में ब्रदरहुड पे काम करेंगे, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने पे काम करेंगे, क्योंकि लोगों के बीच में अगर भाईचारा रहेगा तो देश में यूनिटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा हमारे देश में यूनिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा देश डेवलप होगा। तो हमेशा ब्रदरहुड पे काम करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बोली गई,
टू रिनाउंस, यानी हमको इस चीज को त्याग देना है, खत्म कर देना है। क्या? प्रैक्टिसेस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। ऐसी कोई भी चीज जो वुमन के डिग्निटी के अगेंस्ट में हो उसको हम लोग को छोड़ देना, उसको रिनाउंस कर देना है। लेकिन सर आपको भी मालूम है, सोसाइटी का हार्श रियलिटी आपको भी पता है। क्या सर? आज दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले किसी न किसी माँ, किसी न किसी बहन पे सबसे पहले गाली हमारी निकलती है। सोचने वाली बात है सर। हम ना जाने कितने ऐसे कमेंट देखते हैं सर, लड़की चली जा रही है, कोई ना कोई ऐसा फालतू सा पागल सा कुत्ता जैसा इंसान खड़े रहता है और कमेंट पास कर देता है। सर सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि सर किसी ने कोई पोस्ट किया, उसके नीचे कोई ना कोई भाई लोग जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं रहता है, कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं सर, वल्गर कमेंट करते रहते हैं सर। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम वुमन की डिग्निटी पे ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग बात करें। पॉइंट नंबर एफ में अगर हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। हमारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर है सर, बहुत सारा हमारा रिच हेरिटेज है, बहुत बड़े हमारे यहाँ पे किले बनाए गए हैं, बहुत हमारे यहाँ पे महल बनाए गए, बहुत सारी चीजें बनाई गई। अगर हम वहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे तो कुछ ऐसे इतने महान है कि कोई किला दिख जाता है, कोई बड़ी अच्छी जगह दिख जाती है तो वहां पे लिख के आ जाते हैं, एस लव एस, सपना ने प्यार किया है राजीव से, ये सब दिल बना के आते हैं। सर हमारी जिम्मेदारी थी उसको प्रोटेक्ट करना, और लोग वहां पे अपने प्यार की निशानी बना के आ जाते हैं। कितनी गलत बात है सर। तो कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी आती है। और पॉइंट नंबर जी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे प्यारा पॉइंट है। पॉइंट नंबर जी आपको हम सभी को ध्यान देना है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव। किसको इंप्रूव करना है सर? नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें आपका फॉरेस्ट भी आता है सर, लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। और आज की रियलिटी देखिए, इंसान सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। उसको नई ट्रेन की जगह चाहिए, जंगल काट दो। उसको कुछ और करने का है, हाँ रिवर के अंदर पूरा रिवर खराब करके रखो। कचरा फेंकना है, रिवर तो जिंदाबाद, रिवर। नाले का पानी रिवर के अंदर जाने, सीवेज का पानी रिवर के अंदर जाने दो। ये रियलिटी बन चुकी है। मतलब रिवर को रिवर नहीं रहने दे रहे, उसको नाला बना के रख दिया गया। कितनी गलत बात है। तो फॉरेस्ट की प्रोटेक्ट करना, लेक्स को प्रोटेक्ट करना, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी ही जिम्मेदारी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी में आती है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। हमारे इंडिया में एजुकेशन तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए, एक जो साइंटिफिक एक सोच होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोग अंधविश्वास के चक्कर में ना जाने क्या चीज नहीं करते चले जा रहे हैं। ये सोचने वाली जरूरत है। हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिकल रीजनिंग, इसको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमारी ड्यूटीज में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। कुछ भी हो जाए सर, हमारे इंडिया के जो भी रोड्स हैं, जो भी बस स्टॉप है, जो भी रेलवे स्टेशन है, जो भी पब्लिक स्कूल है, पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ये सारी चीजें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं और इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमको एडज्योर करना है वायलेंस को, हमको वायलेंस को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, हमेशा हमेशा अहिंसा के राह पे चलना है। पॉइंट नंबर जे बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलता है, हमेशा हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए टुवर्ड्स एक्सेलेंस। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप टीचिंग के फील्ड में काम कर रहे हो, आप एज अ स्टूडेंट काम करें, आप एज अ साइंटिस्ट काम करें, आप एज अ इंजीनियर काम करें, एज अ डॉक्टर काम करें, एज अ एडवोकेट काम करें, ये हमारी जिम्मेदारी एज अ फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड में आपको एक्सेलेंट लेवल पे जाना है सर, ताकि हमारे देश में हम कंट्रीब्यूट कर सके, एकदम बेस्ट लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सके, हर फील्ड में हम एक्सपर्ट बन सके। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही अच्छी ड्यूटी ये बनाई गई थी राइट टू एजुकेशन के अंदर, और वो है कि पेरेंट्स और गार्जियन को प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटी एजुकेशन अपने बच्चों को। कितने साल के बीच में? एज 6 और 14 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देना है, ये ड्यूटीज में कवर होता है। तो देखिए बच्चों, हमने आज देख लिया हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। आपको ये भी याद रखना है, हमेशा लोग फंडामेंटल राइट्स पे ही बात करते हैं, हमेशा हमेशा राइट्स पे बात करते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है जहां पे राइट्स हैं वहां पे आपके कुछ ड्यूटीज भी हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपको फ्रीडम देते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको डायरेक्शन देते हैं। और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का साथ में लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।